तो दोस्तों स्वागत है आपका बिहार न्यूज़ में। दोस्तों मैं हूं फिरदौस गनी और आप देख रहे हैं केडीबी लाइव। तो दोस्तों आज हो चुका है बुधवार 22 जून 2022। तो आज की बिहार की टॉप न्यूज़ लेकर रहे हैं आपके लिए। दोस्तों वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आप नए आए हैं इस चैनल पर तो फिर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए और साथ में वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं आज के पूरे बिहार की टॉप न्यूज़। दोस्तों आज बिहार न्यूज में सबसे पहले बात करते हैं कि अगर आप राशन कार्ड धारक हैं, यानी कि सरकार के द्वारा दिए जा रहे खाद्यान्न का लाभ ले रहे हैं, तो फिर आपके लिए बुरी खबर आई है। बुरी खबर यह है कि इस महीने आपको गेहूं नहीं मिलेगी, आपको सिर्फ चावल से ही संतुष्ट करना पड़ेगा। आखिर मामला क्या है, चलिए बात करते हैं विस्तार से। तो बात करते हैं कि राशन कार्ड धारकों को इस महीने गेहूं नहीं मिलने वाला है। जब केंद्र सरकार ने प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत लाभार्थियों को गेहूं नहीं देने का फैसला किया है, जिसका मतलब है कि अब राशन कार्ड धारकों को गेहूं नहीं मिलेगा। इसकी जगह पर चावल का वितरण किया जाएगा। लाभार्थियों को गेहूं की जगह 5 किलो चावल ही दिया जाएगा। जानकारी के अनुसार लाभार्थियों को इस बार 19 जून और 30 जून के बीच में फ्री राशन दिया जाएगा। इसके तहत राशन का लाभ लेने वाले लोगों को गेहूं नहीं दिया जाएगा। इसके तहत 3 किलो गेहूं की जगह अब 3 किलो चावल और 2 किलो चावल की जगह चावल ही मिलेगा। आपको बता दूं कि पहले मुफ्त राशन के तहत 3 किलो गेहूं और 2 किलो चावल दिया जाता था, लेकिन अब गेहूं के बदले चावल ही दिया जाएगा। दोस्तों बात करते हैं कि बिहार में भले ही मानसून ने दस्तक दे दिया हो, लेकिन अभी तक तेज बारिश की शुरुआत नहीं हुई है। इसके बावजूद भी बिहार के तकरीबन 11 जिले में बाढ़ का खतरा मंडराने लगा है। बिहार की 11 नदियों में से 7 का जलस्तर बढ़ने से लोगों की चिंताएं बढ़ने लगी है। खास करके बागमती, कोसी और कमला बलान के जलस्तर में तेजी से इजाफा हो रहा है। अररिया, कटिहार, किशनगंज, मधेपुरा, दरभंगा, मधुबनी, पूर्णिया, सहरसा, सीतामढ़ी, शिवहर और सुपौल जिले की बात करें तो फिर यहाँ अभी से बाढ़ आने के संकेत मिलने लगे हैं। जहां सुपौल और अररिया में कम से कम 2 प्रखंडों की 40 से अधिक और करीब 4 लाख की आबादी पानी के बहाव से प्रभावित हुई है। यहां कटाव की वजह से 100 से अधिक घर अभी ही नदी में समा गए हैं। दोनों नदियों में बड़े जलस्तर की बड़ी वजह नेपाल में हुई भारी बारिश बताई जा रही है। हालांकि शिवहर, सीतामढ़ी, दरभंगा, मधुबनी, सुपौल और अररिया में बढ़ते जलस्तर की वजह से लोगों का पलायन शुरू हो गया है। जहाँ वहीं किशनगंज, समस्तीपुर, बेगूसराय, खगड़िया और मुंगेर में भारी बारिश का अलर्ट जारी कर दिया है। सारण, वैशाली, लखीसराय, जमुई, बांका, भागलपुर, मुंगेर, बेगूसराय, खगड़िया के कुछ भागों में मध्यम बादल गरजने और बारिश का अलर्ट जारी कर दिया है। जहां पश्चिमी चंपारण, सिवान, सारण, भोजपुर, बक्सर, कैमूर, रोहतास, अरवल में वज्रपात का भी अलर्ट जारी कर दिया है। दोस्तों बात करते हैं कि बिहार में अपने संसाधनों से जातीय जनगणना कराने का फैसला कर चुकी नीतीश सरकार ने इसका ब्लूप्रिंट तैयार कर लिया है। जब सरकार ने पिछले दिनों राज्य में यानी कि बिहार में जातीय जनगणना को मंजूरी दी थी और इसके लिए राशि के प्रबंधन की बात भी कही थी, लेकिन अब जो खबर सामने आ रही है, ताज़ा खबर सामने आ रही है, उसके मुताबिक जातीय जनगणना के काम में लोगों को लगाया जाएगा। सरकार ने पिछले दिनों राज्य में यानी कि बिहार में जातीय जनगणना को मंजूरी दी थी और इसके लिए राशि के प्रबंधन की भी बात कही थी, लेकिन अब जो खबर सामने आ रही है, ताजा खबर जो सामने आ रही है, उसके मुताबिक जातीय जनगणना के काम में किन लोगों को लगाया जाएगा, सरकार ने इस पर भी फैसला कर लिया है। जब बिहार के सरकारी शिक्षक, लिपिक, मनरेगा, आंगनबाड़ी, जीविका दीदी जातीय जनगणना का काम करेगी। इन लोगों को परगणक कहा जाएगा। इन कर्मियों को गणना की गोपनीयता हर हाल में सुनिश्चित करनी होगी। डीएम परगणक बनाएंगी। परगणक गणना करने वाले इलाके का नक्शा और लेआउट स्केच करेंगे। मकान नंबरिंग को सुनिश्चित करेंगे। मोबाइल ऐप में और प्रपत्र में आंकड़े को भरेंगे। व्यक्तिगत आंकड़े में किसी भी तरह के बदलाव या फिर छेड़छाड़ नहीं करेंगे। जब कोई मकान, कस्बा या फिर क्षेत्र छूटे नहीं, इसका ख्याल रखेंगे। जब गणना के काम में यदि कोई व्यक्ति जानबूझ करके गलत जानकारी देता है या फिर जानकारी देने से इनकार करता है, तो फिर गणना कर्मी इसकी जानकारी चार्ज अधिकारी को देंगे, जो कि वे इस संबंध में निर्धारित कार्रवाई करेंगे। यदि कोई गणना कार्य के लिए विभिन्न मकानों, स्थानों पर अंकित चित्र या फिर सूचना हटाता है, तो फिर पदाधिकारी ही इस संबंध में निर्धारित कार्रवाई करेंगे।
दोस्तों बात करते हैं कि फिल्म अभिनेता और टीएमसी सांसद शत्रुघ्न सिन्हा ने सरकार की नई सेना भर्ती योजना अग्निपथ को नुकसानदायक बताया है। जैसे शत्रुघ्न सिन्हा ने कहा है कि इस योजना को लागू करने से पहले न विचार हुआ है और न ही सहमति हुई है और न ही विशेषज्ञों से राय ली गई है। जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जिक्र करते हुए शत्रुघ्न सिन्हा ने कहा कि वे कहते हैं कि इस पर सालों राय मशवरा हुआ, अगर हुआ तो फिर ये देखना भी चाहिए, जहाँ न्याय से ज़्यादा जरूरी है इसको देखते हुए दिखना भी चाहिए। अभिनेता शत्रुघ्न सिन्हा ने एनडीटीवी से बातचीत में कहा है कि ऐसी योजना लाई गई है जिसने युवाओं का दिल तोड़ दिया है। शत्रुघ्न सिन्हा ने किसान बिल का जिक्र करते हुए कहा है कि किस सरकार ने किसान बिल यानी कि किसान कानून के बारे में कहा था कि ये वापस नहीं होगा, लेकिन आखिरकार उसे वापस लेना पड़ा ना। सरकार को अग्निपथ योजना को भी इसी तरीके से वापस लेना पड़ेगा। क्षमा वीर को क्षमा मांगते हुए पक्षपात करते हुए योजना को वापस लेना ही पड़ेगा। जब वहीं अग्निपथ को लेकर के हिंसा प्रदर्शन के जवाब में शत्रुघ्न सिन्हा ने कहा है कि विरोध करना लोकतांत्रिक अधिकार है और विरोध प्रदर्शन में हर्ज नहीं है, लेकिन जहां तक हिंसा का सवाल है मैं इसका समर्थन नहीं करता। जब देश में प्रदेश में शांति स्थापित हो ये जरूरी है। अभिनेता शत्रुघ्न सिन्हा ने कहा है कि देश बेरोजगारी देश बन चुका है, ऐसे में युवाओं के लिए आप 4 साल की ये स्कीम लाए हैं, जहाँ 4 साल बाद बाकी 75% लोग कहाँ जाएंगे और बाकी के 25% कहीं आपके अपने रिश्तेदार पार्टी के तो नहीं है। शत्रुघ्न सिन्हा ने कहा है कि कहा जा रहा है कि बाकी लोगों को केंद्र बलों में प्राथमिकता दी जाएगी, तो फिर सवाल है और कब कितनी। दोस्तों बात करते हैं कि बीजेपी के पूर्व प्रवक्ता नुपुर शर्मा की विवादित टिप्पणियों को लेकर के बंगाल विधानसभा में निंदा प्रस्ताव पारित किया गया है। इस प्रस्ताव का बीजेपी विधायकों ने जमकर के विरोध किया। जब ममता ने सदन को संबोधित करते हुए कहा कि जब राज्य में हिंसा हुई तो फिर हमने कार्रवाई की, लेकिन नुपुर शर्मा अभी तक गिरफ्तार कैसे नहीं हुई है, मुझे पता है कि उसे गिरफ्तार नहीं किया जाएगा। उसने कोलकाता पुलिस से 4 सप्ताह का समय मांगा है, उसे आज पुलिस के सामने पेश होना था। ममता बनर्जी ने आगे कहा कि भाजपा उकसावे और फिर नफरत की राजनीति करती है। मुख्यमंत्री ने अग्निपथ योजना को लेकर के कहा कि भाजपा बेरोजगारी के मुद्दे पर सही से काम नहीं कर पा रही है। जहां उन्होंने कहा कि भाजपा अग्निपथ योजना के माध्यम से अपना कैडर बनाने की कोशिश कर रही है। हम सेना के जवानों को सलाम करते हैं, वे रक्षा में काम करेंगे और अपने प्रशिक्षण के दौरान हथियारों का उपयोग करने का कौशल सीखेंगे, फिर 4 साल बाद उन्हें छोड़ दिया जाएगा। ये कहां की न्याय है। दोस्तों बात करते हैं कि बाबा रामदेव एक बार फिर से मोदी सरकार के समर्थन में आ खड़े हुए हैं। जहां उनका कहना है कि बिना वेतन 1 साल भी सेना में रहने का मौका मिले तो भी जाना चाहिए, क्योंकि इससे अनुशासन सीखने को मिलता है। उनका मानना है कि 1 साल सेना में जाना जरूरी चाहिए। बाबा रामदेव ने कहा है कि अग्निवीरों को तो सरकार 20 लाख भी दे रही है। उनका कहना था कि प्रदर्शन के पीछे कुछ असामाजिक तत्व भी हैं, जहाँ वे देश की तरक्की को रोकना चाहते हैं। आंदोलन के पीछे मजहबी लोग भी हैं। कुछ लोगों की आंख में अमित शाह और मोदी खटकते हैं, वे इनको बेदखल करना चाहते हैं। उनका कहना था कि युवाओं को भी सोचना चाहिए। रामदेव बोले हैं कि ऐसे लोग गांधी के देश के नागरिक नहीं हैं, ये राष्ट्र विरोधी है, क्योंकि ये हमारे राष्ट्रीय संपत्ति को नुकसान पहुंचा रहे हैं। उनका कहना था कि स्कीम सरकार ने सोच समझ करके तैयार की है। दोस्तों बात करते हैं कि महंगाई अब अपने घर के सपने पर भारी पड़ रही है, जिससे प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के तहत जिले के 17,538 आवास इसके चंगुल में फंस चुके हैं। एक तो पहले ही योजना में सामग्री का बाजार मूल्य और फिर मिलने वाली राशि के बीच बड़ी खाई बनी हुई है। जब वित्तीय वर्ष 2016-17 में आवास निर्माण को लेकर के सामग्री की जो राशि तैयार की गई थी, उसका भी उसी दर से लाभुकों को राशि दी जाती है, जिससे पीएम किसान योजना के लाभुकों को पक्का घर बनाने में काफ़ी परेशानी हो रही है, क्योंकि सामान का दाम काफी महंगा हो गया है। जहां निर्माण सामग्रियों की बढ़ती कीमतों के बीच लाभुकों के मिलने वाली राशि पर्याप्त नहीं है। ऐसे में लाभुक असमंजस की स्थिति में है। जहां सरिया ईंट बालू के दाम बढ़ने से घर बनाने के सपने को अधर में लटका दिया गया है, जिससे आवास योजना की गति जिले में धीमी पड़ गई है। इधर अधिकारी आवास निर्माण की गति को बनाए रखने के लिए लगातार लाभुकों के ऊपर दबाव बना रहे हैं। जहां हाल के दिनों में निर्माण सामग्री की दामों में और उछाल आया है। ऐसे में पक्का घर बनाने वाले लोगों के लिए मुसीबत आखिरी हो गई है। दोस्तों बात करते हैं कि अग्निपथ योजना का भाजपा सांसद ने विरोध किया है। जी हाँ, अग्निपथ योजना को लेकर के भाजपा सांसद वरुण गांधी ने अपनी ही सरकार को आड़े हाथों लिया है। उन्होंने कहा कि जब एक नौजवान का सपना मरता है तो फिर पूरे देश का सपना मरता है। क्या 4 साल के बाद अग्निवीरों का सम्मानजनक पुनर्वास होगा? मेरा मानना है कि जब तक समाज के आखिरी व्यक्ति की आवाज़ न सुनी जाए तब तक
कोई भी कानून का निर्माण ना हो। जब वरुण गांधी ने कहा है कि अग्निपथ योजना के बारे में कई नौजवानों ने पिछले 2 दिनों से सोशल मीडिया में लिख करके अपनी चिंताएं रखी है। हमारे देश में 1 करोड़ से भी ज़्यादा सरकारी पद खाली पड़े हैं। केवल परीक्षा की फीस से 1300 करोड़ रुपए सरकार सालाना कमाती है। मैं प्रधानमंत्री जी से निवेदन करना चाहता हूं कि इससे पहले हम 10 लाख नई नौकरियां बनाएं, उससे पहले 1 करोड़ खाली पड़े पदों को भरा जाए तो लगभग 5 से 10 करोड़ लोग खड़े हो जाएंगे। इससे पहले वरुण गांधी ने अभ्यर्थियों का समर्थन करते हुए अपनी सरकार पर निशाना साधा था। उन्होंने कहा था कि अग्निपथ योजना को लाने के बाद महज कुछ घंटे के भीतर इसमें किए गए संशोधन ये दर्शाते हैं कि योजना बनाते समय सभी बिंदुओं को ध्यान में नहीं रखा गया। जब देश की सेना, सुरक्षा और युवाओं के भविष्य का सवाल हो तो फिर पहले प्रहार फिर विचार करना एक संवेदनशील सरकार के लिए उचित बिल्कुल भी नहीं है। दोस्तों, बात करते हैं कि बिहार की राजधानी पटना में स्थित महावीर मंदिर में बड़ी संख्या में भक्त पहुंच रहे हैं। जब कोरोना काल के बाद जैसे ही मंदिर खुला तो दर्शन के लिए श्रद्धालुओं का तांता लगने लगा। जब पहले मंगलवार को जितनी भीड़ होती थी उतनी भीड़ शनिवार और रविवार को भी होने लगी है। यहाँ मंदिर न्यास के सचिव किशोर कुणाल ने बताया है कि सामान्य रूप से मंदिर में मार्च, अप्रैल, मई और जून में सबसे अधिक भीड़ रहती है। इस दौरान प्रसाद की बिक्री बढ़ जाती है। किशोर कुणाल ने एक न्यूज़ चैनल से बातचीत में बताया है कि मंदिर के इतिहास में पहली बार नैवेद्यम की बिक्री 1 लाख किलो प्रति माह से भी अधिक हुई है। जब अप्रैल में नैवेद्यम की कुल बिक्री 1,18,946 किलोग्राम हुई है। किशोर कुणाल का दावा है कि तिरुपति के बालाजी मंदिर के बाद देश के किसी मंदिर में लड्डू की सबसे अधिक बिक्री होती है तो वे महावीर मंदिर है। दोस्तों, बात करते हैं कि योग को भारत ने वापस इसकी पहचान दिलाई है। जब बात योग की होगी तो फिर इसे आगे बढ़ाने में जिसका योगदान काफ़ी अधिक है वह मुंगेर जिला का बिहार स्कूल ऑफ योग है, जिसे मुंगेर योग आश्रम के नाम से भी जाना जाता है और जिसके कारण मुंगेर को योग नगरी के रूप में भी जाना जाता है। इसकी स्थापना स्वामी सत्यानंद ने साल 1964 में गंगा के तट पर की थी। जहाँ इस स्कूल से तैयार हुए शिष्य और शिक्षक आज देश विदेश में योग का प्रचार कर रहे हैं। जब बिहार स्कूल ऑफ योग की स्थापना मुंगेर में स्वामी सत्यानंद ने साल 1964 में की थी। मुंगेर के इस बिहार स्कूल ऑफ योग को 21वीं सदी में योग का केंद्र घोषित किया गया। ये योग पीठ बिहार के मुंगेर में है जो पटना से करीब 175 किलोमीटर दूर पर है। दोस्तों, बात करते हैं कि पूरे विश्व में कल अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया गया। भारत को योग की जन्मभूमि माना जाता है। यहाँ योग की परंपरा उतनी ही पुरानी है जितनी कि भारतीय संस्कृति। इसके चलते विश्व भर में यानी कि पूरी दुनिया में 21 जून को योग दिवस मनाया जाता है, जिसकी शुरुआत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2015 में की थी। इस साल भी योग दिवस के मौके पर देश प्रदेश में कई कार्यक्रम आयोजित किए गए। अभी हम आपको इस मौके पर बिहार के एक सरकारी कार्यालय के बारे में बताएंगे जहाँ अधिकारी और कर्मचारी अपने काम के बीच में योग करते दिखाई देते हैं। जैसे सरकारी कार्यालय में सरकारी कामों के बीच योग, ये बात सुनकर के भले ही आपको आश्चर्य हो रहा हो लेकिन ये बात 100% सच है। जैसे बिहार के पूर्णिया जिले के विद्युत विभाग के दफ्तर में अधिकारी और कर्मचारी अपने को फिट रखने के लिए काम के बीच में योग कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ सप्ताह में किसी एक दिन योगाभ्यास के लिए इकट्ठा होते हैं, बल्कि यहाँ योग करना पदस्थापित अधिकारियों और फिर कर्मचारियों के रोजमर्रा के कामों में शामिल हो गया है। दोस्तों, बात करते हैं कि बिहार के नालंदा में पूजा का प्रसाद खाने से दर्जनों बच्चे बीमार हो गए। जहाँ नालंदा जिले के नूरसराय थाना क्षेत्र के पूजा का प्रसाद खाने से करीब 1 दर्जन बच्चे बीमार हुए। जहाँ सभी को बार बार उल्टियाँ हो रही थी, जिसके बाद उन्हें इलाज के लिए बिहार शरीफ सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया। जहाँ फिलहाल बच्चों की हालात स्थिर बताई जा रही है। वहीं बच्चों के साथ ही 2 युवकों की भी तबीयत खराब हुई है। बताया जाता है कि नालंदा के नूरसराय थाना क्षेत्र में एक नवनिर्मित मकान में पूजा का आयोजन किया गया था। पूजा के बाद वहां पर मौजूद लोगों को प्रसाद दिलाया गया। जब प्रसाद खाने के बाद बच्चों की तबीयत बिगड़ने लगी, उसके बाद बच्चों को उनके परिवार वाले इलाज के लिए पीएचसी रेफर कर दिया गया। वहां से प्राथमिक उपचार के बाद सदर अस्पताल में भेज दिया गया। दोस्तों, बात करते हैं कि पटना में एक पति ने अपने पत्नी की पर गंभीर आरोप लगाए हैं। जब पति का कहना है कि लव मैरिज के बाद उसकी पत्नी ने उसके साथ बड़ा धोखा किया है। उसका कहना है कि उसकी पत्नी ने शादी के बाद किसी और से मोहब्बत हो गई, जिसके बाद वे फ़ोन पर रात में बॉयफ्रेंड से बात किया करती थी। जब पति का कहना है कि उसकी पत्नी घर से सोने के जेवरात और रुपये लेकर के अपने प्रेमी के साथ फरार हो गई। जब खबर के मुताबिक नौबतपुर थाना क्षेत्र के रैनिया गाँव में एक नवविवाहिता की अपने प्रेमी
प्रेमी के साथ फरार होने का मामला सामने आया है। इस घटना के बाद पति समेत ससुराल के लोग हैरान परेशान है। यही नहीं, नवविवाहिता स्वर्ण भूषण और पैसे लेकर भी भाग गई, जिससे पीड़ित पति अब पुलिस से न्याय की गुहार लगा रहा है। जब पति का आरोप है कि उसकी पत्नी रात भर अपने गांव के एक बॉयफ्रेंड से मोबाइल पर बात किया करती थी। जब पत्नी का किसी और से फोन पर बात करना नागवार गुजरा था। इसे लेकर के दोनों के बीच कई बार बहस भी हो चुकी थी। इस बीच पत्नी शादी के महज 2 महीने बाद ही सोमवार को ससुराल से रुपये और सोने लेकर के भाग गए। दोस्तों, बात करते हैं कि भोजन में सलाद का बड़ा ही महत्व है। जहां दुनिया भर में लोग खुद को स्वस्थ रखने के लिए सलाद को प्राथमिकता दे रही है। जैसे जैसे स्वास्थ्य के बारे में जागरूकता बढ़ रही है, वैसे वैसे भोजन में सलाद का इस्तेमाल भी बढ़ रहा है। इससे भारत में सलाद में काम आने वाली सब्जियों की डिमांड भी बढ़ रही है। इसी को देखते हुए बिहार सरकार ने सलाद में इस्तेमाल होने वाली विदेशी किस्म की सब्जियों की खेती को बढ़ावा देने का फैसला किया है। जब बिहार के नालंदा जिले के चंडी और वैशाली जिले के देसरी में कृषि विभाग इन फसलों की नर्सरी लगाएगा। यहाँ से किसानों को आधे दाम पर पौधा दिए जाएंगे। यह डॉक्टर अब हर मरीज को भोजन में सलाद लेने की सलाह देते हैं। डायबिटीज़ से जूझ रहे मरीजों के लिए भी सलाद फायदेमंद है। ऐसे में सलाद में इस्तेमाल होने वाली सब्जियों की बाजार में भारी मांग है। यह हर सीजन में इसका दाम अच्छा मिलने से किसान भी इसकी खेती की ओर आकर्षित हो रहे हैं। हालांकि अभी बिहार में अच्छी गुणवत्ता के बीज किसानों को नहीं मिल पा रहे हैं। इसीलिए सरकार ने विदेशी किस्म की शिमला मिर्च, चेरी, टमाटर, बीज सहित खीरा, फूल गोभी और लत्तीदार सब्जियों की नर्सरी लगाने का फैसला कर दिया है। दोस्तों, बात करते हैं कि गर्मी की छुट्टियां अब ख़त्म हो गई है। इसी के साथ राजधानी पटना में स्कूल खोलने की तैयारी की जाने लगी है। राजधानी पटना शहर के ज़्यादातर स्कूल कल यानी कि मंगलवार से खुल गए हैं। हालांकि अभी स्कूल सुबह के शिफ्ट में ही चलाया जाएगा। यह बिहार के लोगों को गर्मी से अब भी कुछ खास राहत नहीं मिली है। इसीलिए स्कूलों ने 30 जून तक सुबह 6:30 बजे से 11 बजे तक स्कूल खोलने का फैसला किया है, जबकि कई स्कूलों में गर्मी की छुट्टियां आगे बढ़ा दी गई है। आपको बता दें कि बिहार के सभी DAV में मंगलवार को भी ऑनलाइन क्लास चलाएगी। दोस्तों, बात करते हैं कि बिहार में फिर से नदियां डराने लगी है। जब लोगों के मन में फिर से बाढ़ का डर सताने लगा है। जब बिहार में नदियों का जलस्तर बढ़ रहा है। नेपाल के जलग्रहण क्षेत्र में लगातार हुई बारिश के कारण कोसी, बागमती, कमला बलान सहित कई नदियों के जलस्तर में लगातार वृद्धि हो रही है। वहीं अन्य नदियों के जलस्तर में भी बढ़ोतरी देखी जा रही है। केंद्रीय जल आयोग के अनुसार मधुबनी जिले के झंझारपुर में कमला बलान नदी का जलस्तर खतरे के निशान से 20 सेंटीमीटर ऊपर है। जयनगर में भी कमला बलान का जलस्तर 3 सेंटीमीटर ऊपर है और इसमें वृद्धि होने की संभावना है। कोसी नदी का जलस्तर सुपौल जिले के बसुआ में खतरे के निशान से 59 सेंटीमीटर ऊपर है। मुजफ्फरपुर जिले के बेनीबाग में बागमती नदी का जलस्तर 51 सेंटीमीटर ऊपर है। इसके जलस्तर में और भी वृद्धि होने की संभावना है। जब पूर्णिया जिले के डिंगरा घाट में महानंदा नदी का जलस्तर खतरे के निशान से 14 सेंटीमीटर ऊपर है। इसके अलावा सभी नदियों का जलस्तर फिलहाल खतरे के निशान से नीचे है। जब बिहार में नदियों का जलस्तर के बारे में बात करें तो गोपालगंज जिले के डुमरिया घाट में गंडक नदी का जलस्तर खतरे के निशान से 65 सेंटीमीटर नीचे है। जब मुजफ्फरपुर जिले के रूनी सैदपुर के बागमती नदी का जलस्तर 16 सेंटीमीटर नीचे है। वहीं किशनगंज जिले के तैयबपुर में महानंदा नदी का जलस्तर 40 सेंटीमीटर नीचे है। इसके जलस्तर में भी 50 सेंटीमीटर की वृद्धि होने की संभावना है। मौसम विभाग की माने तो बिहार में मानसून अब काफी सक्रिय हो गया है। अगले 2 से 3 दिनों के लिए मानसून के विस्तार की स्थिति काफी अनुकूल है। ऐसे में अगले 2 से 3 दिनों के दौरान पूरे बिहार भर में अलग अलग समय हल्के से मध्यम स्तर की बारिश की संभावना बनी हुई है। मौसम विज्ञान केंद्र पटना के मुताबिक बीते 24 घंटे के दौरान पूरे बिहार भर में हल्के से मध्यम स्तर की बरसात दर्ज की गई है। दोस्तों, बात करते हैं कि केंद्र की अग्निपथ योजना के विरोध में बिहार में फैली हिंसा के बाद अब कई कोचिंग संस्थान सरकार की रडार पर आ गए हैं। आयकर विभाग ने सोमवार को मशहूर कोचिंग सेंटर खान सर, गुरु रहमान समेत 5 कोचिंग संस्थानों पर छापा मारा है। रिपोर्ट्स के मुताबिक 5 कोचिंग संस्थानों के 8 ठिकानों पर आयकर ने छापेमारी की है। राजधानी पटना के अलावा मसूरी, मुजफ्फरपुर, पुनपुन और आरा जिले में भी कोचिंग संचालकों के यहाँ छापेमारी की गई है। जब दोपहर शुरू हुई छापेमारी देर रात तक चलती रही। शहर के जिन प्रमुख कोचिंग संचालकों के यहाँ छापेमारी की गई है उनमें यूट्यूब पर लाखों फॉलोअर्स वाले खान सर और रहमान सर भी शामिल है। जहाँ अन्य कोचिंग संस्थान सेना, रेलवे,
बैंकिंग समेत अन्य सभी सामान्य प्रतियोगिता परीक्षाओं की तैयारी करने वाले हैं। जब सभी कोचिंग संचालकों के आवास और कोचिंग सेंटर्स पर एक साथ छापेमारी की गई है। शुरुआती जानकारी के मुताबिक करोड़ों रुपए के टैक्स चोरी की बात सामने आई है। आपको बता दें कि इन कोचिंग संचालकों के खिलाफ सेना की अग्निपथ योजना को लेकर के अभ्यर्थियों को भड़काने का भी आरोप है। इसे लेकर के पहले बिहार पुलिस इनके खिलाफ एफआईआर दर्ज कर चुकी है। इसके तुरंत बाद आयकर विभाग की ओर से भी ये कार्रवाई की गई है। रिपोर्ट्स के मुताबिक छापेमारी में इन सभी के पास से टैक्स चोरी से जुड़े काफ़ी कागजात बरामद हुए हैं। जब फिलहाल आयकर विभाग की टीमें इन सभी कागजातों की जांच में जुटी हुई है। इसके बाद ही साफ हो पाएगा कि कितने की टैक्स चोरी हो गई है। दोस्तों बात करते हैं कि बिहार के सभी मठ और मंदिरों का ब्यौरा ऑनलाइन होने जा रहा है। महज एक क्लिक पर बिहार के सभी मंदिरों और मठों से जुड़ी सभी जानकारी मिल जाएगी। जब बिहार धार्मिक न्यास बोर्ड एक खास वेबसाइट तैयार कर रहा है। इस पर मठ मंदिरों के ऐतिहासिक महत्व के साथ रकबे की पूरी जानकारी सार्वजनिक की जाएगी। इस पोर्टल को इस महीने के अंत तक लॉन्च किया जा सकता है। जुलाई से ये वेबसाइट पूरी तरीके से काम करने लगेगी। धार्मिक न्यास बोर्ड के संबंधित बिहार के सभी मठ मंदिरों का पूरा ब्यौरा इस वेबसाइट पर मौजूद रहेगा। खास बात यह है कि कोई भी व्यक्ति किसी भी समय इस जानकारी को कहीं से भी देख सकेगा। जब बिहार में धार्मिक न्यास बोर्ड से सभी लगभग 5,500 मठ मंदिर जुड़े हुए हैं। इनके पास 29,000 एकड़ से ज़्यादा ज़मीन मौजूद है। इनमें से बहुत सी ज़मीन पर विवादित या फिर अवैध कब्जा है। फिलहाल ज़मीन का सटीक आंकलन किया जा रहा है। जहां अगले कुछ दिनों में इसकी जानकारी वेबसाइट पर अपलोड कर दी जाएगी। दोस्तों बात करते हैं कि सेना बहाली में लाई गई केंद्र की अग्निपथ योजना पर विरोध का सबसे ज्यादा नुकसान रेलवे को झेलना पड़ा है। लेकिन पूर्व मध्य रेलवे ने मंगलवार से लंबी दूरी की ट्रेनों को फिर से चलाने का फैसला किया है, जिसके बाद यात्रियों ने राहत की सांस ली है। हालांकि मैन पावर और रैक के व्यवस्था नहीं होने से बिहार से चलने वाली 243 ट्रेनें मंगलवार को भी कैंसिल कर दी गई। इस ट्रेनों का संचालन भी जल्द शुरू होगा। रेल मुख्यालय हाजीपुर से ट्रेन संचालन की व्यवस्था के लिए सोमवार को मंथन करके सभी रेल मंडलों को जोन की ओर से ट्रेनों की रैंक उपलब्धता के निर्देश दिए हैं। मिली जानकारी के मुताबिक फिलहाल बोर्ड से 60% ट्रेनें चलाने की परमिशन मांगी गई है। इनमें ज्यादातर ट्रेनों के परिचालन पर हरी झंडी मिल भी गई है। दोस्तों बात करते हैं कि अग्निपथ भर्ती योजना के विरोध में हंगामा और उपद्रव करने वाले लोगों को जीवन भर सरकारी नौकरी नहीं मिल सकेगी। पूरे बिहार में 16 जून से अब तक कुल 159 प्राथमिकी दर्ज की जा चुकी है। 877 लोगों को गिरफ्तार करके जेल भेजा जा चुका है। जब पटना में सबसे अधिक 203 से अधिक लोगों को गिरफ्तारी हो चुकी है। जब पटना जिले में सबसे अधिक हंगामा और उपद्रव बख्तियारपुर, मसूरी, खगोल, रानी तालाब, खिरीमोर आदि थाना क्षेत्र में हुआ है। इनमें कई लोगों को नामजद अभियुक्त बनाया गया है और सैकड़ों अज्ञात को आरोपित बनाया गया है। उपद्रव के बाद जिन जिन थानों में प्राथमिकी दर्ज की गई है उनमें दंगा, हत्या के प्रयास, सरकारी कार्य में बाधा, अवैध रूप से हथियार रखने आदि की आईपीसी की धारा में प्राथमिकी दर्ज की गई है। जानकारी के अनुसार 3 साल से अधिक की सजा वाले आईपीसी की धारा में केस होने पर सरकारी नौकरी मिलने पर काफी परेशानी हो सकती है, क्योंकि पुलिस वेरिफिकेशन के दौरान इसे गंभीर माना जाता है। लेकिन अगर 3 साल से नीचे की सजा होने वाले आईपीसी में केस होने पर आरोपियों को पुलिस वेरिफिकेशन के दौरान क्लीन चिट दे दी जाती है और सरकारी नौकरी में परेशानी नहीं होती है। लेकिन फिर भी पुलिस और डिफेंस से जुड़े विभागों में नौकरी नहीं दी जाती है। दोस्तों बात करते हैं कि अपने दबंग और स्टाइलिश लुक के लिए मशहूर बिहार के बाहुबली विधायक अनंत सिंह को एक मामले में 10 साल की सजा सुनाई गई है। इसी के साथ अब उनकी विधायकी पर खतरा मंडराने लगा है। सजा होने के बाद उनकी विधायकी जा सकती है। आपको बता दूं कि बीते 14 जून को स्पेशल कोर्ट में इस मामले की सुनवाई हुई थी, जिनमें उन्हें दोषी पाया गया था। इसके बाद कोर्ट से सजा के लिए 21 जून की तारीख तय की गई थी और आज सजा का ऐलान हो गया है। आपको बता दूं कि बिहार पुलिस ने इस मामले में अपना आरोप साबित करने के लिए अदालत में 13 गवाहों को पेश किया था। वहीं बचाव पक्ष की ओर से 34 गवाहों का बयान करवाया गया। अंत में इस पूरे मामले में स्पेशल कोर्ट ने आरजेडी विधायक अनंत सिंह को दोषी पाया गया है, जिसके बाद उनकी सजा का ऐलान किया गया है। आपको बता दूं कि अनंत सिंह पहले ही पटना के बेउर जेल में बंद है, जहां उन पर कई तरह के संगीन आरोप लगे हुए हैं।
दोस्तों बात करते हैं कि अग्निपथ योजना को लेकर के बिहार समेत देश के अलग अलग राज्यों में विरोध जारी है। इस बीच बिहार सरकार में कृषि मंत्री और बीजेपी नेता अमरिंदर प्रताप सिंह ने कहा है कि पुलिस के ढीले रवैये के कारण ही अग्निपथ योजना को लेकर के हो रही हिंसा के दौरान बीजेपी नेताओं और पार्टी के दफ्तरों पर हमले हुए हैं। उन्होंने ये भी कहा है कि इस मामले में युवाओं को जानबूझ करके भड़काने का काम किया गया है। बिहार के कृषि मंत्री अमरिंदर प्रताप सिंह ने कहा है कि बीजेपी के अध्यक्ष या कोई भी नेता बिना वजह बयानबाजी नहीं करता। जब पुलिस अलर्ट रहती तो फिर बीजेपी नेताओं के घर और फिर पार्टी कार्यालयों में इस तरह की घटनाएं नहीं होती। जब पुलिस और प्रशासन के जो लोग लापरवाह हैं उन पर बिहार सरकार को संज्ञान लेना चाहिए। हालांकि अब सरकार संज्ञान ले भी रही है। दोस्तों बात करते हैं कि देश में दालों की बढ़ती मांग के बाद बिहार सरकार ने दलहन की खेती का क्षेत्र बढ़ा दिया है। किसानों में जागरूकता और अधिक से अधिक क्षेत्रफल में खेती के लिए योजनाबद्ध तरीके से काम हो भी रहा है। जब बीते 1-2 सालों से इसका बेहतर परिणाम देखने को मिल रहा है। जब पिछले मौसम में उत्तर बिहार के अधिकतर जिलों में लक्ष्य के अनुरूप खेती की गई थी। जब मुजफ्फरपुर, दरभंगा, समस्तीपुर, सीतामढ़ी, शिवहर, पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण और मधुबनी में 1,25,960 एकड़ में दलहन फसलों की खेती का लक्ष्य रखा गया था। इसके विरुद्ध 1,20,857 एकड़ में खेती की गई थी। दलहन की खेती के लिए कृषि विभाग द्वारा लगातार प्रशिक्षण सत्र का आयोजन करके किसानों को जागरूक किया गया। कृषि वैज्ञानिकों द्वारा खेती के लिए बेहतर टिप्स दिए गए, मिट्टी की जांच कराई गई ताकि उत्पादन बेहतर हो सके। कृषि विभाग द्वारा बीज विस्तार योजना के तहत अरहर, मसूर, चना, मटर और उड़द के उन्नत बीज उपलब्ध कराए गए। साथ ही बीज मिनी किट भी दी गई। इससे किसान दलहन की खेती के लिए प्रेरित आकर्षित हो रहे हैं। दोस्तों बात करते हैं कि अग्निपथ योजना को लेकर के एक तरफ जहां विरोध हो रहा है तो वहीं दूसरी तरफ भाजपा के नेता लगातार योजना के फायदे गिनाते हुए नजर आ रहे हैं। इतना ही नहीं, सोशल मीडिया के जरिए भी भाजपा अग्निपथ योजना के समर्थन करने वाले लोगों की राय शेयर कर रहे हैं। इसी बीच पान और राशन बेचने वाले लोगों का वीडियो शेयर करके भाजपा विरोधियों के निशाने पर आ गई है। अब फिल्म मेकर विनोद कापड़ी ने भी इस पर तंज कसा है, यानी कि भाजपा पर तंज कसा है। जहाँ फिल्म मेकर यानी कि फिल्म के डायरेक्टर विनोद कापड़ी ने तंज कसते हुए लिखा है कि मोदी ने अग्निपथ के लिए गुटके वाले से लेकर के गाड़ी वाले तक लगा दिए हैं, पर जिनके लिए ये योजना है वही मोदी की योजना समझ नहीं पा रहे हैं। जब विनोद कापड़ी के इस ट्वीट पर लोग प्रतिक्रिया भी दे रहे हैं। दोस्तों बात करते हैं कि बिहार में कुछ समय पहले प्रधान शिक्षक के पदों पर बम्पर भर्ती निकाली थी। इस पदों पर चयन लिखित परीक्षा के माध्यम से होना है। इस परीक्षा को लेकर के ताज़ा अपडेट यह है कि परीक्षा आयोजन की तारीख में बदलाव किया गया है। अब एग्जाम पहले से तय डेट पर न होकर के नई तारीख पर होगा। आयोग ने इस संबंध में नोटिस जारी किया है। आपको बता दूं कि पहले बीपीएससी हेड टीचर भर्ती परीक्षा का आयोजन 25 जून 2022 के दिन होना था। अब नई तारीख के बारे में बता दिया गया है। जहाँ बीपीएससी बिहार हेड टीचर रिक्वायरमेंट के लिए आयोजित होने वाली ये लिखित परीक्षा अब 28 जुलाई 2022 के दिन आयोजित की जाएगी। हालांकि इसको लेकर जारी आयोग के नोटिस में यह भी कहा गया है कि इस परीक्षा की तारीख में भी बदलाव संभव है। कैंडिडेट्स ताज़ा अपडेट के लिए समय समय पर आधिकारिक वेबसाइट चेक करते रहे। ऐसा करने के लिए इस वेबसाइट पर जाना होगा और ये वेबसाइट है bpsc.bis.nic.in। इस वेबसाइट पर आपको सारी अपडेट मिल जाएगी। दोस्तों बात करते हैं कि सशस्त्र बलों की नई भर्ती अग्निपथ योजना को लेकर के भारतीय सेना ने सोमवार को नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। भारतीय सेना के मुताबिक अग्निपथ योजना के तहत जुलाई से होने वाली भर्ती रैली के रजिस्ट्रेशन शुरू हो जाएगा। इच्छुक आवेदन भारतीय सेना की वेबसाइट पर रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। केंद्र सरकार ने दशकों पुरानी रक्षा भर्ती योजना में अमूलचूल परिवर्तन करते हुए सेना के तीनों अंगों में जवानों की भर्ती संबंधित अग्निपथ योजना की मंगलवार को घोषणा की थी, जिसके तहत जवानों की भर्ती 4 साल की अवधि के लिए सुविधा आधार पर की जाएगी। योजना के तहत सेना के तीनों अंगों में इस साल करीब 46,000 जवान भर्ती किए जाएंगे। चयन के लिए पहले पात्रता आयु 17.5 साल से 21 साल के बीच तय की गई थी, जब बाद में अधिकतम आयु 23 साल कर दिया गया। भर्ती के बाद सेना में शामिल युवाओं को अग्निवीर के नाम से जाना जाएगा। भारतीय सेना के लिए अग्निपथ योजना के तहत भर्ती रैली के लिए 8वीं और 10वीं पास युवा अप्लाई कर सकते हैं। इसके तहत 4 साल के लिए सेना में भर्ती हुए जवानों को अग्निवीर कहा जाएगा। इस योजना के तहत सेना में भर्ती होने के इच्छुक अभ्यर्थियों के लिए भारतीय सेना ने गाइडलाइंस भी जारी कर दी है।
और दोस्तों बात करते हैं कि एक गरीब शख्स की रातों रात किस्मत चमक गई, जहाँ उसके पास ना तो अपना घर था और ना ही जीवन यापन के लिए ज़रूरी चीज़ें। जब वह पत्नी बेटी संग जान बचा करके दूसरे देश भाग कर आया हुआ था, लेकिन यहाँ उसकी किस्मत ऐसी बदली कि उसकी आंखों में आंसू आ गए। दरअसल उसे 23 करोड़ से अधिक रुपए का घर भी मिल गया और 7 करोड़ रुपए से ज़्यादा कैश भी उसके हाथ आ गया। जी हाँ, दरअसल ये कहानी है ऑस्ट्रेलिया में रहने वाली एक रिफ्यूजी फैमिली की। ये फैमिली युद्धग्रस्त ईस्ट अफ्रीका देश बुरुंडी से किसी तरीके से जान बचा करके यहाँ आई थी। ऑस्ट्रेलिया में आने के बाद एरिस्टाइड और उनकी पत्नी एस्ट्रेट के सामने तमाम तरह की कठिनाइयाँ आई, जहाँ उनके साथ एक छोटी बेटी भी थी। जहाँ तमाम मुसीबतों से लड़ते हुए कपल ने दक्षिण ऑस्ट्रेलिया में हेल्थ सेक्टर में काम शुरू किया, लेकिन द हॉस्पिटल रिसर्च फाउंडेशन होम लॉटरी का टिकट खरीदने के बाद उनकी किस्मत एकदम से बदल गई, क्योंकि कपल की लॉटरी लग गई और उन्होंने $3 मिलियन यानी कि 23 करोड़ से अधिक की कीमत का एक घर जीत लिया। जब ये घर समुद्र के किनारे में स्थित है। इसके साथ ही उन्होंने $1 मिलियन यानी कि 7 करोड़ रुपए से अधिक का कैश प्राइज भी अपने नाम कर लिया। ये दोनों कपल 2 लाख टिकट खरीदने वाले लोगों की लिस्ट में शामिल थे, लेकिन आखिर में इनाम उनको ही मिला। एस्टर कहती हैं कि जीवन यापन के लिए उन्हें कठिन परिश्रम करना पड़ता था, लेकिन इस एक घटना ने उनकी जिंदगी बदल दी है। इनाम में इतनी बड़ी रकम और आलीशान घर मिलने के बाद कपल रोने लग गए। डेली मेल के मुताबिक एरिस्टाइड और उनकी पत्नी एस्टर को एक बीच पर एक लग्जरी घर मिला, जिसमें 4 बेडरूम, किचन, पूल, गेम खेलने के लिए कोर्ट जैसी तमाम सुविधाएं मौजूद है। ये घर फुल फर्निश्ड है, जिसके साथ ही उन्हें 7 करोड़ रुपए कैश भी मिले हैं। दोस्तों बात करते हैं कि आयकर विभाग ने मशहूर कोचिंग सेंटर गुरु रहमान खान सर समेत 5 कोचिंग संस्थानों पर छापा मारा है। जब 5 कोचिंग के 8 ठिकानों पर इनकम टैक्स की रेड मारी गई है। राजधानी पटना के अलावा मसूरी, मुजफ्फरपुर, पुनपुन और आरा जिले में भी कोचिंग संचालकों की यहां छापेमारी की गई है। जब नरेंद्र मोदी सरकार की अग्निपथ योजना के विरोध के नाम पर बिहार में फैली हिंसा के बाद से छात्रों को भड़काने के शक में कई कोचिंग संस्थान सरकार की रडार पर आ गए हैं। जब सोमवार की दोपहर शुरू हुई छापेमारी की प्रक्रिया देर रात तक चलती रही। इसमें शहर के प्रमुख कोचिंग संचालक और यूट्यूब पर लाखों फॉलोअर्स वाले खान सर और रहमान सर भी शामिल है। अन्य कोचिंग संस्थान सेना, रेलवे, बैंकिंग समेत अन्य सभी सामान्य प्रतियोगिता परीक्षाओं की तैयारी कराने वाले हैं। सभी कोचिंग संचालकों के आवास और कोचिंग सेंटरों पर एक साथ छापेमारी की गई। शुरुआती जानकारी के अनुसार करोड़ों के टैक्स चोरी की बात सामने आई है। दोस्तों बात करते हैं कि अग्निपथ योजना पर जिस ढंग से बिहार में हंगामा, उपद्रव और आगजनी हुई, उसने सबको चौंका दिया। जब अग्निपथ को लेकर के पटना सहित बिहार के कई जिलों में तोड़फोड़, ट्रेनों को जलाने के साथ सरकारी संपत्तियों को भी भारी नुकसान पहुंचा गया है। बीजेपी विधायक हरिभूषण ठाकुर बचौल ने हंगामा करने वाले लोगों को जिहादी और समीकरणवादी करार दे दिया है। जी हाँ, बीजेपी विधायक हरिभूषण ठाकुर बचौल ने कहा है कि हंगामा और तोड़फोड़ करने वाले सभी लोग जिहादी है। ये वही समीकरणवादी है जो समीकरण की बदौलत बिहार में सरकार बनाना चाहते हैं। ऐसे लोगों का मंसूबा कभी भी पूरा नहीं होगा। हरिभूषण ठाकुर बचौल ने कहा कि केंद्र सरकार युवाओं को सेना में रोजगार के साथ अच्छे पैसे भी दे रही है। सेना में जाना कोई आसान काम नहीं है, लेकिन कुछ लोग युवाओं को भड़काने का काम कर रहे हैं। ये किसी जिहादी से कम नहीं है। बीजेपी विधायक हरिभूषण ठाकुर बचौल के प्रदर्शनकारियों को जिहादी कहे जाने पर बिहार की सियासत गर्मा गई है। आरजेडी प्रवक्ता मृत्युंजय तिवारी ने कहा है कि बीजेपी पहले सेना के समर्पण को खत्म कर रही है, वहीं युवाओं को भी अपशब्द कह रही है। नाराज युवाओं को जिहादी कहना उनका अपमान है। हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव दानिश रिजवान ने कहा है कि बचौल का मानसिक संतुलन ही खराब हो गया है, बिगड़ गया है। कोई अगर किसी योजना का विरोध करता है तो फिर वह जिहादी कैसे बन जाता है? अगर देशभक्ति दिखाना है तो फिर विधायकी का पेंशन नहीं लेने का ऐलान करे। दोस्तों बात करते हैं कि बिहार सरकार ने डीएलएड प्रवेश परीक्षा कंप्यूटर बेस्ड लेने का फैसला किया है। जब सभी सरकारी और निजी संस्थानों में सत्र 2022 से 24 के लिए डीएलएड प्रवेश परीक्षा कंप्यूटरीकृत होगी। ये निर्णय बिहार के शिक्षा मंत्री विजय कुमार चौधरी की अध्यक्षता में हुई शिक्षा विभाग की बैठक में लिया गया है। यह सोमवार को शिक्षा मंत्री विजय कुमार चौधरी की अध्यक्षता में शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव, बिहार विद्यालय परीक्षा समिति के अध्यक्ष, शोध एवं प्रशिक्षण के निदेशक, राज्य शिक्षा शोध एवं प्रशिक्षण संस्थान तथा प्रबंधक निदेशक
परीक्षक बल्ट्रॉन की संयुक्त बैठक हुई। इसमें राज्य के यानी कि बिहार के सभी संस्थानों में डीएलएड के वर्ष 2022 से 24 सत्र में प्रवेश के लिए संयुक्त कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट लेने का निर्णय लिया गया है। इसमें कहा गया है कि डीएलएड में प्रवेश लेने वाले छात्रों की परेशानी एवं मेधा को अनदेखी करने की शिकायत को देखते हुए ये फैसला लिया गया है। डीएलएड 2022-24 के प्रवेश के लिए राज्य सरकार द्वारा बिहार विद्यालय परीक्षा समिति के माध्यम से प्रवेश परीक्षा का आयोजन किया जाएगा। इससे मेधावी छात्रों को लाभ होगा तथा मेधा के अनुसार ही प्रवेश मिलेगा। इसको लेकर के बिहार विद्यालय परीक्षा समिति को निर्देश दिया गया है कि वे 1 सप्ताह के अंदर परीक्षा के लिए आवेदन लेने का कार्य प्रारंभ कर दे तथा परीक्षा अगस्त माह के बाद आयोजित कर ले। दोस्तों आज का न्यूज़ बस ये तक। कैसा लगा जरूर अपना सुझाव दीजिएगा नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके। अगर आप नए हैं इस चैनल पर तो फिर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए और साथ में वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। तो चलिए दोस्तों फिर मिलते हैं कल की वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय बिहार।